नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत के आर्थिक विकास की। यहां पर दिखेगी आपको झलक और साथ ही साथ खेल जगत में किया हुआ हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। और करेंगे टेक टॉक, नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी। वो हर बात होगी जो आपके दिन को बनाएगी बेहद खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला निगार। तो आइए शुरू करते हैं नया सवेरा और नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची आज होगी जारी। मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम। सेवा पखवाड़ा के तहत गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में 1816 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। केशवपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी 20 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महाअष्टमी। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। गाजा संघर्ष विराम पर ट्रंप ने की 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की घोषणा। नेतन्याहू ने प्रस्ताव पर जताई सहमति। ट्रंप की पहल का अरब और इस्लामिक देशों ने किया स्वागत। आज से महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत। सह मेजबानों भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में पहला मुकाबला आज। तो आइए शैला, नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के बाद तैयार की गई नई मतदाता सूची जारी करेगा। बिल्कुल, ये नई वोटर लिस्ट आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको ऑनलाइन उपलब्ध होगी और साथ ही साथ इसकी जो फिजिकल कॉपी है हर जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी के कार्यालय में भी लोगों के समक्ष रखी जाएगी। राजनीतिक दलों को भी इस सूची की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार की अंतिम मतदाता सूची में करीब 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज होने की संभावना है। इनमें से लगभग 14 लाख नए वोटर्स का नाम जोड़े जाने की संभावना। वहीं इससे पहले इस साल 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 7.24 करोड़ वोटर शामिल किए गए थे। उस समय गहन जांच और पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख नाम मृत, स्थानांतरित या फिर डुप्लीकेट पाए जाने के कारण हटाए गए थे। और इस मुद्दे पर हमने देखा कि विपक्ष ने बिहार समेत देश भर में बड़ा हंगामा मचाया था और चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े किए थे। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग आज जारी करेगा नई मतदाता सूची। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी होनी है। और पटना से मधुरेश नारायण ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेश, सुप्रभात। आज जो है अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी होगी और कई लाख नए मतदाता भी इसमें शामिल किए गए हैं। क्या कुछ तैयारी है चुनाव आयोग की और किस तरह से ये लोगों के बीच उपलब्ध रहेगी? देखिए, जहां तक अभी जानकारी मिली है कि सुबह 11 बजे के आसपास जो फाइनल मतदाता सूची है उसको जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले 1 अगस्त को एक मतदाता सूची जारी किया गया था जिसमें कुछ लोगों के नाम हटाए गए थे। 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, जिसका कारण आयोग की तरफ से बताया गया था कि या तो वो मृत है, स्थानांतरित हो गए हैं, अथवा एक से ज्यादा जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम है, इसलिए उनके नाम काटे गए हैं। और आज जो मतदाता सूची जारी की जा रही है ये फाइनल मतदाता सूची होगी। इसी के बेसिस पे आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है वो कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि आयोग ने अपने दरवाजे अभी भी खुले रखे हैं। अगर किसी व्यक्ति को इसके बाद भी कोई परेशानी होती है, कोई दावा आपत्ति है, तो वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अपनी जो आपत्ति है वो पेश कर सकता है। अगर वहां सुनवाई नहीं होती है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक अपनी आपत्ति पेश कर सकता है और सुधार की गुंजाइश अभी भी हालांकि चुनाव आयोग ने खुली रखी है। लेकिन जो आज मतदाता सूची जारी किया जा रहा है, विधानसभा जो चुनाव है अगला
जो जिसकी घोषणा भी 1 सप्ताह के अंदर की जा सकती है, वो इसी के बेसिस पे होगी। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 4 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बिहार दौरे पे आ रहे हैं, और इस दौरान वो लगातार जो है 3 दिनों तक यहाँ की जो चुनाव की व्यवस्था है उसको देखेंगे। इसके साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका भी वो जायजा लेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद वो 6 तारीख को वापस जाएंगे, जिसके बाद समझा जा रहा है कि किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। जी मधुरेश, क्या जो दावे आपत्ति हैं उनके लिए भी कोई तय की गई है समय सीमा? किस समय के दौरान वो अपने नाम जुड़वा पाएंगे? यदि ऐसा होता है कि उनके नाम उन्हें मतदाता सूची में नहीं मिलते हैं, तो क्या इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से कोई समय सुनिश्चित किया गया है? देखिए, ये फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट है, ये फाइनल मतदाता सूची है। इसमें अभी जो इसी के बेसिस पे अगला विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन अगर कोई दावे आपत्ति किए जाते हैं तो उनके नाम इस विधानसभा चुनाव के बाद जो लिस्ट है उसमें जोड़ी जाएगी। अभी तक यही जानकारी मिली है, क्योंकि ये फाइनल लिस्ट है। अगर फिर किसी तरह की सुधार और ये की जाएगी तो फिर जो विधानसभा चुनाव है उसकी प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। इसीलिए लेकिन आयोग की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर कोई परेशानी होती है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे अभी भी खुले हैं। आप अपने दावे आपत्ति पेश करें, लेकिन विधानसभा चुनाव जो है वो इसी इलेक्टोरल लिस्ट पे कराया जाएगा। मथुरेश, जिस तरह से हमने देखा अभी बीते समय में एसआईआर को लेकर बहुत विपक्ष ने हंगामा किया, चुनाव आयोग पर तमाम सारे सवाल खड़े किए, लेकिन अब जब ये अंतिम मतदाता सूची है, जिस तरह से अभी हमारी सहयोगी ने पूछा कि दावे आएंगे अगर, तो फिर क्या किया जाएगा? जाहिर सी बात है कि विपक्ष कुछ ना कुछ हंगामा करेगा, तो ऐसे में चुनाव आयोग का क्या रुख होगा? देखिए, ये तो अभी जब से एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई थी तब से लगातार बिहार में जो विपक्ष है वो इसका विरोध कर ही रही है। बिहार में राहुल गांधी 1300 किलोमीटर की यात्रा निकाल करके चले गए और लगातार एक के बाद एक दावे पेश करते गए कि फलाने व्यक्ति का नाम गलत तरीके से काटा गया, फलाने व्यक्ति का नाम गलत तरीके से काटा गया। और अल्टीमेटली चुनाव आयोग ने जब फैक्ट चेक किया तो पता चला कि उनके नाम पहले से मौजूद थे या किसी अन्य कारण से काटे गए हैं, और जो कि बहुत वैलिड रीजन थे। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की ये जो पूरी मुहिम है एसआईआर को गलत ठहराने की, वो कहीं ना कहीं फेल होती है, यहाँ तो पहले से ही दिख रही है। और ऐसे में अगर विपक्ष हंगामा करता भी है तो इसका आने वाले चुनाव पे बहुत ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। और एक जो ड्रास्टिक चेंज पिछले आप अगर 10 दिनों में अगर बिहार की राजनीति में देखें तो आपको एक नजर आएगा कि पहले 10 दिनों पहले एसआईआर का जो मुद्दा था वो बड़ा गर्म था। एसआईआर के नाम पर जितने नेता थे वो घूम रहे थे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। 10 दिनों से अगर आप ध्यान देंगी तो ये जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल गया है, और जो एसआईआर का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लग गया है कि अब इससे बहुत ज्यादा माइलेज मिलने वाला नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया है। और उसके बाद से तेजस्वी यादव की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, अब नए मुद्दे लेकर के आ गए। विकास के मुद्दे पे बात की जा रही है, बिहार में पढ़ाई के मुद्दे पे बात की जा रही है, अस्पतालों की व्यवस्था पे बात की जा रही है, जिसपे ऑलरेडी नीतीश कुमार ने बहुत हद तक काम किया है। बहुत बेहतर सुधार हुए हैं पिछले, अगर आप 2 दशक के रिकॉर्ड को देखेंगी तो एक बड़ा सुधार बिहार में देखने को मिला है। लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपना मुद्दा जो है वो शिफ्ट भी कर रहा है। जी एक तरफ विपक्ष जहां अपनी तैयारी में है, वहीं पक्ष को अगर हम देखें, अगर सत्ता पक्ष को देखें तो लगातार किस तरह से महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं किस तरह से लाई जा सकती है, उसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की तैयारियां भी कहीं ना कहीं पूरी नजर आ रही है मधुरेश। हाँ, देखिए, चुनाव आयोग की तैयारी तो एक लंबे वक्त से चल ही रही है, और लगातार जो बैठकों का दौर है वो चुनाव आयोग लगातार कर ही रहा है। प्रशिक्षण का दौर भी चुनाव आयोग की तरफ से लगातार चलाया ही जा रहा है। और ऐसे में चुनाव आयोग ने अब लगभग कमर कस ली है कि अब चुनाव करानी है, और वो पूरी तरीके से इसके लिए तैयार भी है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दौरा बिहार हो रहा है, ये महज एक ओवरव्यू वो लेंगे इस दौरान की कितनी तैयारी हो गई है और क्या कुछ अगर कुछ छूट गया है तो उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे अगर ध्यान देने की बात करें तो जहाँ चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है, वहीं लगभग जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने भी तैयारी पूरी कर ली है। लगातार आप देखेंगे कि एनडीए में बड़े नेताओं का दौरा बिहार में लगातार हो रहा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी लगातार आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं। वहीं अगर राजद की बात करें तो राजद में तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले यात्रा पे थे, इसके बाद फिर लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जिसको चुनाव कराना है वो भी तैयार है।
जो चुनाव में उतरने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश। ये तमाम जो अपडेट है हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। सेवा पखवाड़ा के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केशवपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी 20 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में अधिकतर मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत नई सीवर लाइन बिछाना शामिल है, जिनका निर्माण 1800 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्य उद्घाटन समारोह केशवपुर में होना है, जहां पर बोर्ड 504.12 करोड़ रुपए की लागत से अपने 2 मौजूदा मल जल शोधन संयंत्रों एसटीपी का विस्तार कर रहा है। इन संयंत्रों से पश्चिमी दिल्ली के लगभग 25 लाख घरों के सीवेज का शोधन हो सकेगा। डीएसटीपी परियोजनाएं नालों और अन्य क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी, जहां पारंपरिक संयंत्र स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इस योजना से हर घर को सीवर आधारित नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इन डीएसटीपी परियोजनाओं से लगभग 11 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। 15 डीएसटीपी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं, जिससे नरेला, बवाना और मुंडका क्षेत्रों के घरों को जोड़ने वाली मौजूदा सीवेज शोधन क्षमता लगभग 39 MGD बढ़ जाएगी। और आपको बता दें कि इस डीएसटीपी परियोजना के अंतर्गत लगभग 59 आवासीय कॉलोनियां और 37 गांव शामिल होंगे, जिनमें ताजपुर, सुंगरपुर, जौंती, भक्तवरपुर गांव और पंजाब खोर, जाट खोर, खेड़ा खुर्द जैसी कॉलोनियां शामिल हैं। इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नियोजित 40 डीएसटीपी स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके अलावा इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन और सीवर कनेक्शन से जुड़े कार्यों से दिल्ली वासियों का जीवन सुगम होने वाला है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, जल लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा के अलावा और भी कई लोग शामिल होंगे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और नई दिल्ली और ओटावा में दूतों की नियुक्ति की। दोनों देशों के बीच संबंधों को पुनर्निर्माण की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम करार दिया। दोनों नेताओं ने संबंध में आगे के कदमों पर भी चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री को भारत आने के लिए निमंत्रण भी दिया और कहा कि वो उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से इतर हुई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि लद्दाख हिंसा में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति लद्दाख भाजपा ने शोक व्यक्त किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए भाजपा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य गहरे दुख और पीड़ा के साथ 24 सितंबर को हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम इस दुख की घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और समर्थन उनके और उनके परिवारों के साथ हैं। हम लद्दाख के सभी निवासियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें या फिर भ्रामक सूचनाओं का शिकार ना बने। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इस कड़ी में आज बात देश की अर्थव्यवस्था की। जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था अब केवल उभरती नहीं है बल्कि दुनिया को राह दिखा रही है। ग्लोबल मंचों पर तेजी से बढ़ती जीडीपी, निवेश और रोजगार इसके पुख्ता प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने भारत को विश्व के लिए एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भरोसेमंद सहयोगी बनाया है। अब भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।
पीएम मोदी के नेतृत्व में ध्रुव तारे के समान चमक रही भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है, जिसकी बानगी हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नजर आई, जहां पर पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जिसमें सेवा क्षेत्र का 9.3% योगदान रहा, तो मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र ने भी अपनी शानदार भूमिका निभाई है और कृषि क्षेत्र ने भी रफ्तार पकड़ी है। भारत का जो इस बार का जीडीपी ग्रोथ नंबर आया 7.8%, ये सबको बहुत बहुत पॉजिटिव था। इस ग्रोथ की विशेषता ये रही है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ रही है, सर्विसेज सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ रही है और गवर्नमेंट एक ग्रोथ का कारण ये भी है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी खर्चा किया। वहीं आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान जताया है, जबकि वैश्विक विकास दर 2025 के लिए 3% रहने का अनुमान है। वहीं आईएमएफ का चीन के लिए 4.8% और अमेरिका के लिए 1.9% विकास दर रहने का अनुमान जताया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025-26 में भारत की वृद्धि दर 6.3% रह सकती है, जबकि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी 6.5 रहने का अनुमान जताया है। दुनिया की ग्रोथ में भारत का योगदान बढ़कर करीब 20% होने जा रहा है। आज जहां भारत की अर्थव्यवस्था पहुंची है, उसके पीछे पीएम मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावशाली नीतियां रही हैं। फॉरेक्स रिजर्व में इजाफा देश की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक व्यापार में भारत की सशक्त उपस्थिति को दर्शा रहा है, जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। इसका जो है फाउंडेशन तो काफ़ी पहले से ले हो गया था। इसमें कई कारण हैं। आई थिंक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही है, गवर्नमेंट केपेक्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूड बेसिस पे हो रही है, तो ये काफ़ी मिश्रण है इन सब डेवलपमेंट्स का, जिसके कारण आप देख रहे हैं एक बहुत मजबूती से जो है देश आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पीएम की दूरदर्शी सोच से अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभर रहा है, जिस वजह से कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सफलता मिली है, जिसमें भारत यूके FTA और भारत EFTA से भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि इनके जरिए देश में न सिर्फ निवेश बढ़ेगा बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही आने वाले समय में ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ भी FTA विकसित भारत में मील का पत्थर साबित होंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो एक दशक में भारत का कुल निर्यात 76% बढ़कर करीब $825 बिलियन हुआ है। सेवा निर्यात भी दोगुना होकर $387 बिलियन तक पहुंच गया है। FDI के मोर्चे पर भी भारत ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 2025 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11.2 लाख करोड़ से अधिक किया गया है। साथ ही 25 करोड़ से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से भी बाहर निकाला गया है। आज भारत न सिर्फ एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है, बल्कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी आर्थिक स्वर्ण युग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व मित्र बनकर दुनिया के लिए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। रहेगा, आप देखते रहिए नया सवेरा। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा पर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। शक्ति की साधना के 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज महाअष्टमी के अवसर पर मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवालान देवी मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की। छतरपुर मंदिर में भी देवी की भव्य आराधना हुई, जहां सजावट और भक्ति का संगम अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वहीं अगर बात मुंबई की जाए तो मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां की आरती की। प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में भी पूजन अर्चन किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां झंडेवालान मंदिर और साथ साथ प्रयागराज की तस्वीरें, मुंबई से मुंबा देवी की तस्वीरें भी आ रही हैं, जहां भक्त देवी की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति आज नवरात्र की अष्टमी है, मां बम्बा देवी के दर्शन करने आए हैं। ऐसे तो रोज 6:30 की कंटिन्यू आरती होती है, पर नवरात्रि में 5:30 बजे की आरती होती है, इसलिए 5:30 बजे सब भक्तजन आए हैं दर्शन के लिए। अष्टमी का दिन है महागौरी का, जो कि आज सब भक्त बम्बा देवी दर्शन करने आए बड़े दूर दूर से, और 9 दिन यही चला यहाँ पे और अच्छा रहा। सब भक्त जन अच्छे ढंग से दर्शन पाए। हम लोग सुबह 5:30 बजे आरती में आते हैं और यहाँ पे अपना आरती करने के बाद अपने काम सेवा, शरबत है, पानी है, चाय है, सब कुछ पिलाते खिलाते रहते हैं लोगों को, आने वाले भक्त माँ के भक्तों को। महारानी श्री मुंबा देवी माता की, श्री जगदम्बे मात की, श्री अन्नपूर्णे मात की, बोलो द्वारका नाथ की, बोलो सच्चे दरबार की, हर 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 महादेव। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के अवसर पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि दुर्गा पूजा का पावन पर्व हमारी संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग है, बल्कि ये हमें सत्य, न्याय और करुणा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। तो जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि देश भर में आज महाअष्टमी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। इसको लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़ भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील भी की है। और नई दिल्ली के न्यू द्वारका कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। महाअष्टमी के दिन मां की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर भव्य पंडाल में बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे। मंच पर प्रस्तुत माता के भजनों को सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे। वहीं ओडिसी नृत्य प्रस्तुति ने समा बांध दिया। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन किए। दुर्गा पूजा पहले तो ईस्टर्न इंडिया का एक पूजा अब नहीं रह गया, ये पूरे देश की एक सांस्कृतिक संगम है। और हम लोग न्यू द्वारका कालीबाड़ी एसोसिएशन में क्या किया है, पिछले बार की तरह इस बार भी कि गरबा, डांडिया ये सब का भी आयोजन किया है, सो दैट कि हमारे यहाँ जितने नॉर्थ इंडियन, गुजरात, राजस्थान यहाँ के भी भाई बहन हैं, वो भी दुर्गा पूजा के साथ साथ उनके कार्यक्रम का भी आनंद ले सकते हैं। तो यही खासियत के साथ हम लोग माँ दुर्गा के आशीर्वाद लेके एक आगे बढ़े हैं। जब उनके सारे अस्त्र दिए जाते हैं, उनका शक्ति का आह्वान किया जाता है, उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और उस तरह से हमारा पूजा शुरू होता है। सुबह के वक्त में हमारा रिचुअल तरीके से पूजा होगी, शाम को आरती होगी, इसके बीच में लोगों को भोग खिलाया जाएगा, छोटे मोटे कल्चरल फंक्शंस होंगे, रात को आर्टिस्ट आएंगे, उनके द्वारा भी प्रोग्राम्स किए जाएंगे। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से डॉक्टर सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो वाराणसी से डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम। आप दोनों को ही सुप्रभात।
सुयश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। शारदीय नवरात्र अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है लोगों में इसे लेकर, और आज का दिन अगर देखा जाए तो बहुत खास हो जाता है। आज के दिन का महत्व बताइए, साथ साथ क्योंकि जो उपवास है वो पूरा हो रहा होता है, तमाम कामनाएं पूरी हो रही होती हैं, तो आज के दिन का क्या कुछ महत्व है? जी शैला, आपको और हमारे तमाम सभी दर्शकों को आज महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम झंडे वाला मंदिर में हैं। सबसे पहले आपको मां झंडे वाली के दर्शन करवा देती हूँ। आज का स्वरूप देखिए मां का बेहद खास है, कुछ अलग ही स्वरूप में मां दिखाई दे रही हैं। लाल रंग का मां ने वस्त्र पहना हुआ है, लहंगा, और साथ में जड़ाऊ गहने जो पहने हैं अद्भुत नजर आ रहे हैं। जड़ाऊ मुकुट, मां ने स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ है। दाएं ओर मां काली और बाएं ओर मां सरस्वती का विराजमान में आप देखिए अद्भुत दृश्य लग रहा है। का नजरें नहीं हट रही हैं। और जैसा कि आज आपने कहा कि आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का आज महाअष्टमी का दिन है। महागौरी की उपासना होती है आज के दिन। कहते हैं इन 9 दिन की आराधना जो जिसकी जैसी भावना होती है, जैसी सामर्थ्य होती है, उसके अनुसार यहाँ श्रद्धालु करते हैं। और आज के दिन उनकी आराधना पूर्ण होने का भी दिन है, क्योंकि जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है उनके यहाँ आज अष्टमी का पूजन हो रहा है। देखिए सबसे पहले आपको मंदिर दिखा देती हूँ मैं। आप देखिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। सुबह 4 बजे से यानी ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। और मंदिर की व्यवस्था की बात करें तो आप देखिए प्रत्येक श्रद्धालु एक कतार में है, सेवादार लगे हुए हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे सुन पा रही हैं कि पूरा प्रांगण जो है वो माँ के जयकारों, माँ के भजनों से गूंज रहा है। एक अलग ही माहौल है। आज यहाँ पर कन्या पूजन का भी प्रावधान रखा गया है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर कन्या पूजन किया जाएगा और ये कन्या पूजन बेहद विशेष होता है। देखिए ये जो कन्या पूजन हम करते हैं आज के दिन, आज और कल यानी कि नवमी के दिन जो किया जाएगा वो माँ के उन 9 स्वरूपों को मानकर उन 9 कन्याओं को भोजन किया जाएगा। देखिए 9 दिन तक जो आराधना भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने की है, आज उसका पूर्ण होने का दिन है। जो संकल्प श्रद्धालुओं ने लिया था, किसी ने एक टाइम पे भोजन पे लिया था, बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ एक टाइम जल पर व्रत रहे हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी उपासना, उसने प्रभु से अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना संकल्प, अपनी आराधना माँ के चरणों में रखी। और यकीनन आज जब उसकी वो उपासना, वो आराधना पूर्ण हो रही है तो प्रत्येक श्रद्धालु को एक जो सुकून मिल रहा है ना, उसको शायद मैं अपने शब्दों में ना बयां कर पाऊं, लेकिन महसूस किया जा सकता है। आज यहाँ देखना है श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह आ रहे हैं। बिल्कुल सुयश, हम देख पा रहे हैं कि एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी भी लिए चलते हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकेश, बताइए कि किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। हर मंदिर में भक्तों की लगातार लाइन लगी होगी, कतारें लगी होगी, तांता लगा हुआ होगा। सबसे पहले शैला, संध्या और झंडेवालान में डॉक्टर श्रेयस, आप तीनों को जो नारी शक्ति हैं, महाअष्टमी की शुभकामनाएं। मैं इस समय काशी के दुर्गा कुंड, जो प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर हूँ। और जैसा श्रेयस बता रही थी, चूंकि महाअष्टमी है, माँ का जो स्वरूप है, माँ दुर्गा का, माँ गौरी का, उसकी पूजा अर्चना होती है। काशी में चूंकि माँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजती हैं, माँ विशालाक्षी के रूप में विराजती हैं, और मैं जिस मंदिर में हूँ वो माँ दुर्गा, महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा की ही, माँ गौरी की आराधना होती है। काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु भोर से ही, जैसा जिक्र कर रही थी श्रेयस, कि यहाँ पे भी लोग सुबह 4 बजे से 3 बजे से, चूंकि मंगला आरती होती है सुबह सुबह जो आरती होती है, तो लोग उसमें शरीक होने के लिए उपस्थित होना चाहते हैं। चूंकि माँ दुर्गा का, माँ गौरी का आज दिन है, जैसा कि कह रही थी, वो प्रावधान ही है कि आज लोग जो छोटी कन्याएं होती हैं उनको खिलाकर जो 8 दिन का, 9 दिन का व्रत रखते हैं, वो उसका पालन करते हैं। और खास तौर से नारी शक्ति को जो प्रणाम करते हैं, वो छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं। और साधना के ये पूरे 9 दिन होते हैं और हम देखते हैं कि भक्त लगातार देवी माँ की आस्था में लीन नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, और डॉक्टर सुयश आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ेंगे नया सवेरा में, बात करेंगे कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांवों की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह से किस प्रकार से बदलती हुई नजर आ रही है।
हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी और बन रहे हैं पक्के रास्ते। सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। तो कैसे बदल रही है गांव की सूरत, देखिए हमारी इस खास पेशकश मेरा गांव आज में। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थी। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। मोदी सरकार जब से आई है हमारे यहाँ, जब से फंड तो बहुत आना शुरू हो गया है। किसी बात की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है किसी भी को। सबसे पहले तो गौशाला का गौशाला बनवाई। देहाती इलाका था, गौएं इधर से घूमती रही थी, उनके लिए व्यवस्था करके सब गवर्नमेंट ने व्यवस्था करवाई। उसके लिए गौशाला बढ़िया व्यवस्था गौशाला की कर दी हमने। मोदी सरकार से फंड आया था गौशाले के लिए, चारा भी हरा मिल रहा है टाइम से, सूखा भी भूस मिल रहा है, बढ़िया खान पान है गौशाला के लिए, गाय के लिए। पंचायत घर भी बढ़िया बनवा कर व्यवस्था करवा दी है और शौचालय भी, मतलब दिव्यांग शौचालय भी बढ़िया बना दिया है। आरआरसी सेंटर भी बढ़िया बनवा दिया है और खरंजा नाली, ये सारी व्यवस्था अच्छी प्रकार से हमने करवा दी है। मोदी सरकार आई है तब से काम सही चल रहा है, खरंजा सब सही है। गांव का जो कूड़ा कचरा मतलब इकट्ठा हो जाता है, सो उसमें सारा स्टॉक होता है, उसमें खादी वगैरह बनती है, उसमें सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो, ये साइड से इकट्ठा हो जाता है। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, इनको तो मिल रही है विधवा पेंशन, और किसी की बाकी थी उनको मिलवाना शुरू कर दिया है। खाना चौनी बनावते से भीतर गैस सब बना लेता, खूब आराम थे। मोदी सरकार ने हर गांव में नल की जो व्यवस्था की है काफ़ी अच्छा काम किया है। हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, घर घर नल भी है और गांव में कोई दिक्कत नहीं है पानी की। आरओ की व्यवस्था से दवाइयाँ गोलियाँ, यहाँ पहले हमारे यहाँ के बाहर जाना पड़ता, जल्दी से जाना पड़ता, अब यही सुविधा मिल रही है। और महिला और पुरुष और बच्चों सब को ही अच्छी सुविधा है। पूरा गांव मिलजुल के रहता है और मिल मिलाप सही चल रहा है एकदम। किसी से किसी को टेंशन नहीं है, किसी से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, किसी से कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सब मिलजुल के सब रहते हैं। ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೂರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಸಹ ಈ ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 1.25 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಗುಡ್ಡೆಪಾಲ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದರ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೊದಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದು, ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಬೇಕಿತ್ತು, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜಲಜೀವನದಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೂರದಿಂದ ನೀರು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಸೂರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಹೊಗೆ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. અમારું પાલ્લા ગામ પ્રગતિશીલ બન્યું છે એ મોદી સરકારના કારણે જ બન્યું છે. અમારું ગામ 4 વખત સમરસ બન્યું છે અને સમરસ ગામ પંચાયતના વિશેષ લાભો મળ્યા છે. પંચાયતનું અમારું ગામ મહિલા સશક્તિકરણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. ગામના મુખ્ય રસ્તાઓ સહિત રહેઠાણ વિસ્તારમાં LED લાઇટની સુવિધા છે. અમારા ગામમાં મુખ્ય રસ્તાઓ CCTV કેમેરાથી સજ્જ તથા ગામની મુખ્ય 2 જગ્યાએ વાઈફાઈની સુવિધા સાથે ટેકનોલોજીમાં પણ અગ્રેસર છે. અમારું ગામમાં ઉજ્જવલ યોજના અને ગોબરધન યોજનાઓમાં લાભાર્થીઓને સાથે મળીને ગામને સ્મોક ફ્રી ગામ બનાવ્યું છે. અમારું ગામ ખુલ્લામાં શૌચમુક્ત તેમજ ODF પ્લસ મોડર્ન ગામ છે. અમારા ગામમાં મનરેગા અંતર્ગત निर्माण પામેલ આંગણવાડી કેન્દ્ર અને પંચાયત ઘર CCTV કેમેરાથી સજ્જ છે. ગામના બાળકો માટે આંગણવાડી કેન્દ્રોને ફ્રીજ, ટીવી, મ્યુઝિક સિસ્ટમ જેવી વિશેષ સુવિધાઓથી આધુનિક બનાવી છે. ગામના ખેડૂતો જરૂરિયાત મુજબ ખેતીવાડી તેમજ પશુપાલન વિભાગની અનેક યોજનાઓમાં લાભ મેળવી આર્થિક સમૃદ્ધ થવાની દિશા આગળ વધ્યા છે. અદ્યોદત્ત અન્ન યોજના લાભાર્થીઓને પણ નિયમિત લાભ મેળવી રહે છે. મોદી સરકારમાં અમારી ગામ પંચાયતના પરિવર્તનની લહેર લાવી છે. અમારે ત્યાં પહેલા અમે ગમે ત્યાં કચરો નાખતા હતા, પણ હવે અમે કચરો ભેગો કરી રાખીએ છીએ અને ગાડી આવે ત્યારે ગીત સંભળાય ત્યારે કચરો નાખી દઈએ છીએ. એટલે અમારા ગામમાં સ્વચ્છતા પણ જળવાય છે અને રોગચાળો ફેલાતો નથી. મોદી સરકારે જે આ સ્વચ્છ ભારત મિશન શરૂ કર્યું એ માટે એમનો આભાર. ચોમાસાના પાણી આવે ને એટલે આખા ઘરમાં પેસી જતા. ત્યાર પછી મને આ યોજનાનો લાભ મળ્યો. મેં ફોર્મ ભર્યું એટલે મારું મકાન પાસ થઈ ગયા આવાસ યોજનાના. વાઈફાઈ યોજનાથી પણ અમારું ગામ સજ્જ છે તથા પાણીની સુવિધા ઘેર ઘેર સુધી મળી રહે છે. રોડ રસ્તા અમારા ગામની અંદર દરેક જગ્યાએ બની ગયેલ છે. સ્ટ્રીટ લાઇટની સુવિધા આખા ગામમાં ઉપલબ્ધ છે તથા અમારા ગામની અંદર PM કિસાન યોજના હેઠળ 2000નો હપ્તો લેખે વર્ષમાં 3 હપ્તા મળે છે. પછી આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ અમારા ગામમાં મોટી બીમારી માટે 5 લાખ સુધીની મોદી સરકાર દ્વારા જે સહાય મળે છે
તેનો લાભ લે છે. અત્યારે અમારા ગામની અંદર બહુ સારું છે અને અત્યારે બધા લોકોને લાભ મળે છે. તે બદલ હું મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. मेरे सारे बहुत काम किया है पंचायत में. वो बांगफोर गांव का ये आदर्श गांव का एक गेट मिला है. वो गेट काम किया है और जल हर जल मिलता है. और मेरा पंचायत भी आयुष्मान कार्ड भी लोगों को मिलता है. वो स्ट्रीट लाइट लगाया है और उजाला गैस मिला है. मैं तो पहले प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पानी के लिए जल जीवन मिशन के द्वारा हमें जो पानी मिल रहा है बहुत ही अच्छा है. पहले तो हमें पानी के लिए बहुत ही मुश्किल होता था, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, इतना मुश्किल. अभी प्रधानमंत्री की कृपा से हमको घर पे ही पानी मिल रहे हैं. उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से. पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जब ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हमको ये जल जीवन मिशन ये जो इम्प्लीमेंट किया है, तब से हमारा गांव में लगभग 3 साल से हम यहाँ अच्छा पानी जो फ्रेश वाटर जो हम पीने के लिए मिल रहा हूँ. और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी गांव में जो गरीब लोग थे, घर नहीं था, उनको आवास योजना मिला है. और हमको उज्ज्वला स्कीम का जो गैस है वो भी मिला है, क्योंकि हम लोग पहले लकड़ी से खाना बनाते थे. अभी जो गैस मिला है बहुत सुविधा हुआ है. हमारे बच्चों को स्कूल में जल्दी जल्दी खाना पकाकर खिलाकर स्कूल में ले जाने के लिए. मुझे पक्का घर मिला है, नरेंद्र मोदी ने दिया है. पहला तो कच्चा घर था, अभी पक्का घर मिला है, रंग भी किया है, उज्ज्वला गैस भी मिला है और आयुष्मान कार्ड भी है किया है. प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ. इतना बड़ा प्रोजेक्ट बांगफो गांव का 1 किलोमीटर रोड में इतना बड़ा टाटा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट बन रहा है. बहुत लोगों को बहुत उत्साह है, वो पब्लिक में बहुत उत्साह है. वो स्किल में मिलेगा, स्किल में डेवलपमेंट का ट्रेनिंग लेता है बाहर जाने के, और आने के बाद वो टाटा सेमीकंडक्टर का स्किल मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, बिजनेस होगा. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുദ്രാ യോജന പോലുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ നമ്മളെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൻ ഔഷധി 2 ജൻ ഔഷധി കേന്ദ്രം കവിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 2 മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആ പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം സൗജന്യ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ എൻ്റെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ കൗശൽ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആളുകൾ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം നിരവധി ആളുകൾക്ക് വീട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമതയോടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സമ്മാൻ നിധി പദ്ധതി പ്രകാരം നിരവധി ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. കവിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏകദേശം 95% ആളുകളും അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളും ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി നിലവിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോളാർ ഞാൻ PM സൂര്യഗർ ആ ഒരു ഇതുവഴി വെച്ചതാണ്. ഇത് 3 കിലോവാട്ടിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 വർഷമായി. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് 2,10,000 രൂപ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 78,000 സബ്സിഡി, അത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ വന്നു. പിന്നെ ഞാനിത് 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണിത്. ഇത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ 4,000 രൂപ 4,500 രൂപ അത്രയും കറണ്ട് ചാർജ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് മന്ത്ലി ഒരു 250-300 ആ റേഞ്ചിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. അവർ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അവരുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള നീക്കിയിരിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ആരംഭിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2,000 രൂപ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസവും കിട്ടി. അത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഏറെക്കുറെ ചിലവുകളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ കൃഷികളും ഉണ്ട്. ചേനയുണ്ട്, ചേമ്പുണ്ട്, ഇഞ്ചിയുണ്ട്, മഞ്ഞളുണ്ട്, കുറച്ച് തെങ്ങുണ്ട്, കുറച്ച് കപ്പയുണ്ട്. എന്നാ കഴിവതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
നമുക്ക് ഡെയിലി ഇവിടെ 40ഓളം ആൾക്കാർ യോഗ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. കോമൺ ക്ലാസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ റെഫർ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് യോഗ ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കോമൺ ക്ലാസ് കൂടാതെ ബേസിക് സ്വസ്ഥ യോഗാസനം നടക്കുന്നുണ്ട്. तो देखा आपने कि किस तरह से एक एक गांव की तस्वीर अब बदल रही है और हर एक योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। रुक करते अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय मल्होत्रा का आज सुबह निधन हो गया है। उन्होंने 93 साल की उम्र में नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकलकर राजनीति में कदम रखा था। मल्होत्रा ने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से ही बहुत ज्यादा काम किया था। प्रोफेसर मल्होत्रा कई बार दिल्ली से सांसद भी रहे और इसके साथ ही वो दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। तो आपको बता दें 93 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी एक उत्कृष्ट नेता थे जिन्हें लोगों की समस्याओं की अच्छी समझ थी। उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें उनके संसदीय योगदान के लिए भी याद किया जाएगा। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में वो कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हुई हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम हिंदुस्तान समाचार से खबर ले रहे हैं। भारत EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता कल से लागू होने वाला है, इसको सुर्खी बनाई गई है। आपको बता दें कि भारत मंडपम में ये कार्यक्रम होने वाला है। समझौते के लागू होने के अवसर पर दिल्ली स्थित जो भारत मंडपम है उसमें एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, EFTA देशों के मंत्री और साथ ही साथ प्रमुख सरकारी अधिकारी और कई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको बताए दे रहे हैं कि स्विस घड़ियां, चॉकलेट और कटे पॉलिश किए हुए जो हीरे जैसे उत्पाद हैं उन पर कम या फिर शून्य शुल्क जो है वो प्रभावी हो जाएगा इसके बाद, और इसकी वजह से ये तमाम सामान जो है सस्ते हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस समझौते में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों ने अधिकांश कृषि और डेयरी उत्पादों को शुल्क रियायत से बाहर रखा है। साथ ही साथ भारत के लिहाज से देखा जाए तो इंजीनियरिंग, दवा और खाद्य प्रसंस्करण, परिधान और अन्य क्षेत्रों में EFTA के सदस्य देशों में कारोबार को बढ़ाने का और ज्यादा मौका मिलेगा। और अगली खबर क्या है? अगली खबर है युवा भारत से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दें कि युवाओं को पंचायती राज से जोड़ने की कवायद की जा रही है और इसके पहले चरण में 1000 से ज्यादा विद्यालय शामिल किए गए हैं। हर गांव को 5 योजनाओं के लिए 20 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो आपको बताएं कि पंचायती राज मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर ये कदम बढ़ाया है और देश के युवाओं को ग्राम पंचायतों के कार्यों को करने का कौशल सिखाने के लिए मॉडल यूथ ग्राम सभा करने का फैसला किया है।
और अब खबर ले रहे हैं, ये पराली से जुड़ी हुई है। पराली जलने से दिल्ली पर प्रदूषण का खतरा जो है एक बार फिर से मंडराने वाला है। 15 दिन में 126 घटनाएं जो है सामने आई हैं। क्रीम्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। साथ साथ 80% घटनाएं पंजाब में ही सामने आई हैं। हरियाणा में भी पराली जो है वो जल रही है। सप्ताह भर में इस पराली जलने का जो है असर देखने को मिल सकता है। मौसम के अलग अलग कारकों के चलते दिल्ली की हवा जो है, आबो हवा, वो भी अभी मध्यम श्रेणी में चल रही है और सप्ताह भर में दिल्ली की हवा में पराली के धुएं का असर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल हवा की जो दिशा उत्तर पश्चिमी होने पर पराली का धुआं दिल्ली की ओर आने लगता है और जिस तरह से आप सब जानते ही हैं कि हर साल राजधानी दिल्ली में पराली का असर देखने को मिलता है और प्रदूषण देखने को मिलता है, तो अब एक हफ्ते के अंदर इसका असर भी शायद देखने को मिल सकता है। संध्या, अगली खबर भारतीय सेना की बहादुरी से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से पढ़ेंगे इजराइल के छात्र। जी हां, हाइफा शहर में बलिदानी भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और इजराइल के हाइफा शहर के मेयर ने ये बात कही कि इस शहर को ब्रिटिशों ने नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने ऑटोमन शासन से मुक्त कराया था, जिसे अब स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाएगा। तो प्रेस रिपोर्ट के बाद अब आइए देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। गाजा संघर्ष विराम पर ट्रंप ने की 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की घोषणा। बंधकों की रिहाई और इजराइल की गाजा से चरणबद्ध वापसी जैसे प्रस्ताव इसमें हैं शामिल। संयुक्त प्रेस वार्ता में नेतन्याहू ने प्रस्ताव पर सहमति जताई। गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व और उनके शांति प्रयासों का स्वागत किया है। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से संयुक्त बयान जारी किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीफोन पर बात करते हुए कतर के प्रधानमंत्री से दोहा में इजरायली हमले के लिए माफी मांगी है। नेतन्याहू ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन और सितंबर के हमले में कतर के सुरक्षा गार्ड की मौत पर खेद जताया है। और अब बात कारोबार जगत की, बिजनेस ब्रीफ में देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि आयरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड IFTA देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कल यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से होगा प्रभावी। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आधार पर भारत की औद्योगिक विकास दर इस वर्ष अगस्त में 4% दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विस्तार हो रहा है। हर सप्ताह नए सप्लायर, अधिकतर छोटे और मध्यम उद्यम उभर रहे हैं। और आइए अब खबरें देखेंगे खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। आज पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। तो एशिया कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का दुबई से भारत पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का उनके मुंबई स्थित घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में रिंकू सिंह ने स्वर्ण और सुंदर सिंह गुर्जर ने रजत पदक जीता। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीतकर छठे स्थान पर। और नया सवेरा में अब देखते हैं मौसम का मिजाज।
चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं महाअष्टमी की सुंदर तस्वीरों के साथ। तो आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इन खूबसूरत तस्वीरों का, दृश्यों का आनंद उठाइए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।